हेलो। ओके। सो गुड मॉर्निंग बच्चों। कुछ पढ़ाई लिखाई करके आए हो तुम लोग, या ऐसे आ गए सुबह सुबह? तुम लोग हो ही नहीं इस जवाब का आंसर, सवाल का आंसर करने में इंटरेस्टेड। इतने से भी इंटरेस्टेड नहीं हो, समझ रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया तुम लोगों ने। कोई बात नहीं यार। एक बार ये किसी के फोन में स्ट्रीम चला करके देना मेरे को देखना है कौन कौन लाइव है। एक बार अगर कोई लाइव है तो बेटा एक बार मेरे को जरा मैसेज कर दो। तो दे तो सही। भी ले लो 2 मिनट में। हाँ जी। तो क्या स्टार्ट किया था हमने लास्ट क्लास में? कल क्या क्या पढ़ा, चलो ये बता दो मुझे, सिर्फ हमने कल क्या क्या पढ़ा था वो बता दो। अच्छा ठीक है। और प्रोसीजर पढ़ा था, किसका प्रोसीजर पढ़ा था? किसको कराने के लिए? एनबीएफसी, अरे नाइस। अच्छा, तो ये परमानेंट है? वाह। ये बाद में ऐसा ये धुंधला धुंधला क्यों हो गया है? अच्छा। वाह। ठीक है। तो प्रोसीजर पढ़ा था और बस प्रोसीजर में 2 3 4 चीजें पढ़ी थी अपन ने। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। डिफरेंशिएशन पढ़ा था, किसका? अच्छा, डिफरेंस पढ़ा था अपन ने बैंक्स और एनबीएफसी का। हाँ, नाइस नाइस नाइस। ठीक है, चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी जो बच्चे आए हैं बड़े अच्छे बच्चे हैं, जो नहीं आए हैं बड़े नालायक हो तुम सब। ठीक है, तुम लोग आते इतना अच्छा है ना। तुमको चाय, समोसे, कचौड़ी, जलेबी खिलाते खिलाते, बिल्कुल खिलाते। हाँ, बढ़िया ऐसा गरम गरम कॉफी का इंतजाम करते तुम लोग के लिए। ठीक है, ऐसा आउटिंग का बंदोबस्त करता मैं फिर तुम लोग के लिए। पर तुम लोग बिल्कुल ऐसे नालायक। कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा है बेटा। तुम लोग तो आए हो। हाँ, तुम लोग तो आए हो। करते तुम लोग के प्रबंध करते हैं, बस जो लोग आए हैं उनके लिए करते हैं बस। अच्छा है कम लोग आए हैं फिर तो। देखो, बिल्कुल किया जाएगा, आप निश्चित। सो लास्ट हमने जो बात किया था वो किसका किया था? कैंसिलेशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द एनबीएफसी। हाउ मेनी कंडीशंस वर देयर? सर 5 कंडीशंस वर देयर, जिसमें एक कंडीशन में तुमको 2 3 पॉइंट्स दिया हुआ था। ठीक है। जिन भी टर्म्स एंड जैसे जिन भी टर्म्स कंडीशंस को लेकर के तुमको सर्टिफिकेट मिला है वो तुमने कंप्लाई नहीं किया तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल। हाँ, सीज टू कैरी ओवर द बिजनेस ऑफ एनबीएफसी। तुम ऐसा एनबीएफसी की तरह रजिस्टर हो पर तुम एनबीएफसी की तरफ एक्टिविटीज में एंगेज नहीं हो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। फिर और क्या था? हाँ, तुम अगर कोई भी कंडीशन जो ऊपर अपन ने जो क्लॉजेस पढ़े थे ना फ्रॉम डी टू जी, उनमें से कोई भी कंडीशंस को कंप्लाई करने में फेल हो जाते हो तो देन ऑल्सो तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 चीजें थी, फेल्स टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे तुम क्या नहीं कर पाए? डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं कर पाए। और एक और चीज क्या था? हाँ, आरबीआई ने जो डायरेक्शन इशू किया है उनको कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो देन ऑल्सो
तुम्हारा जो सर्टिफिकेट और रेशन कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे बच्चे हैं, कोई लाइफ भी नहीं है। हे भगवान, कोई बात नहीं, भगवान पाप देगा बेटा तुम सबको। लो थैंक यू। फिर has been prohibited from accepting the deposits, but still तुमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, तो देन ऑल्सो योर सर्टिफिकेट। तो ऐसा ऐसा हमने पढ़ा था। चलो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। एक हमको पैराग्राफ दिया था बट तुम लोगों को कल देखते हुए हमने यहीं पे छोड़ दिया था, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रहे हैं? Provided that before cancelling a certificate of registration on the ground that the NBFC has failed to comply with the provisions of clause 2 or has failed to fulfill any of the, what is clause 2? ये वाला टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एनबीएफसी वाला जो पॉइंट था ना, ये वाला, has failed to comply with the provisions of clause 2 or has failed to fulfill any of the conditions referred to in clause 3, the bank, unless it is of the opinion that the delay in cancelling the certificate of registration shall be prejudicial to public interest or interest of the depositors or non-banking financial company, shall give an opportunity to such company on such terms as the bank may specify for taking necessary steps to comply with such provision of fulfillment of such condition। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ये जो दो क्लॉज दिए ना, अगर इन दो को कंप्लाई करने में यदि तुम फेल हो रहे हो, है ना, इनको तुम कंप्लाई नहीं कर पा रहे, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। वेरी, पर यहाँ ये ऐसा बोल रहा है बिफोर कैंसिलेशन क्या मिलना चाहिए? एक, हाँ, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए। व्हाट इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, निहारिका टिंकर? रीज मैंने कहा कि तो तुम सुनो ना, तुम मतलब ध्यान तो मैंने कहा है, सुनो इधर। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि बिफोर कैंसिलिंग द सर्टिफिकेट सामने वाला जो पर्सन उसको क्या मिलना चाहिए? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, यानी उसको खुद का एक ऐसा पक्ष रखने का ऐसा मौका मिलना चाहिए। तुम तो सजा सुना रही हो, ऐसा बोलते हैं ना वो कोर्ट में, वो क्या बोलते हैं कि भाई जो मुल्जिम है उसको अपने पक्ष में कुछ कहना है क्या, मतलब कुछ तरीके से उसको डिफेंड करना है क्या, तो एक ऑफ डिफेंस ऐसा मिलना चाहिए। तो पर इन दो केस में अगर डिफॉल्ट हुआ है, तो अगर आरबीआई को, बैंक बोला इसने, बैंक यानी आरबीआई, अगर आरबीआई इज ऑफ द ओपिनियन, यार इनको अगर अपने क्या दे दिया, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दिया, तो दैट विल टेक टाइम। एंड वो टाइम में क्या हो सकता है, ये एनबीएफसी में भी शायद कुछ ऐसा एक्टिविटी कर दे विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। तो वहां पर ऐसे केसेस में आरबीआई में भी शायद उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना प्रोवाइड करे, ऐसा बोल रहा है। तुमको लगा था ऐसा पढ़ के कि ऐसा बोल रहा है? तुमको लगा था? नहीं, तुमको लगा था? अच्छा, तुम तो वैसे भी बढ़िया बढ़िया इंटरप्रिटेशन निकालते हो, तुम लोग तो है ट्रांसलेटर। हाँ इसने हाँ, वही वही, ओरिजिन तो इसे था। हाँ, तुमको लगा था ऐसा की बात कर रहे हैं? नहीं, पर ये बोल रहा है। पढ़ के देखिएगा वापस, क्या वैसा ही बोल रहा है? क्लॉज 2 क्लॉज 3 पढ़ के निराश मत होना, वो तो इसकी बात कर रहा है। अब पूरा पढ़ो, देखो क्या यही बात कर रहा है क्या, समझो उसको। तीन क्रैक आ गए यार अंदर स्क्रीन में, बताओ इसके अंदर चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है, डिस्को कर रहा है। क्या व्हाट वाओ, ये वाओ, दिस इज वाओ, ये कैसे वाओ हो सकता है? दिस इज नॉट वाओ, सदमा बोलते हैं इसको। सुबह सुबह सदमा लग गया, यही तो दुख है बेटा। अब मैं स्नैप कैसे भेजूंगा?
बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। स्ट्रीक पीछे से तो इसको पढ़ना जो पढ़ने को बोला है, स्ट्रीक। हाँ निहारिका पढ़ा तुमने क्या, वैसा ही कुछ बोल रहा है। देखो अभी यहाँ पे ना बातें थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, इसलिए तुम लोग को क्या करना चाहिए ना, जब भी कोई चीज पढ़ो ना तो उसका सेंस समझो, अच्छा किस बारे में बोल रहा है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे बात आई ना, वो देखो वहां पे ये फोर्थ लाइन में एक बात लिखी थी, prejudicial to public interest. Now, what is prejudicial to the public interest? It is in against of the interest of depositors. तो डिपॉजिटर्स के अगेंस्ट में जा रहा है, तो वहां पे क्यों अपने ऐसा एनबीएफसी को ऐसा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको मना कर सकता है, वहां पे उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। कि बोले इसको एक्स्ट्रा कुछ टाइम मिल गया तो ये क्या कर देगा, जो ऐसा कुछ तो भी डिफॉल्ट होने वाला है या मान लो कोई पैसा लेकर के भागना, उसको क्या मिल जाएगा, चांस मिल जाएगा। तो ऐसे केसेस में सेकंड और थर्ड क्लॉज के केस में वहां पे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्लियर है बात, ऐसा आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सच कंपनी शैल बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, पर हमेशा ध्यान रखना जब भी आरबीआई, ठीक है, की कंपनी का एनबीएफसी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा, तो वो सामने वाली कंपनी को एक बार क्या करेगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, उसको अपना जो एक क्या कहते हैं अपना हाँ डिफेंस का एक बार उसको समय देगा। पर ध्यान रखो क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में ऐसा नहीं होगा, केवल क्लॉज 2 और क्लॉज 3 की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। बाकी अगर कोई भी कंडीशन को लेकर के क्या हुआ है, कैंसिलेशन जा रहा है, तो वहां पे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, जैसे तुम लोग से पूछा जाता है, तुम लोग जैसे गुनाह करते हो, तुम लोग को सजा देने से पहले पूछा जाता ना, जैसे तुम लेट आए, कहाँ गई वो बच्ची, 3 दिन से लेट आ रही थी, तो तुम थी ना गीताली, तुम पूछा गया, अरे हाँ पर कल रात को मैं इसको क्या कहते हैं, कल दिन में तो इसको सजा देने भूल गए अपन, दिया था मैंने आपसे पूछा कि आप लेट कैसे आए, तो आपने बताया मुझे, तो ये क्या दिया गया इनको, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बोलो रीजन बोलो, अब तो बताओ, क्योंकि मैं आज देने वाला हूँ सजा आपको। गाड़ी नहीं थी भैया, गाड़ी नहीं थी इनके पास, पापा ले गए थे, पैदल आ जाती बेटा। चलो, अ कंपनी, अभी तुझे नेहा की ऐसी बात बताऊंगा, एक बार इसके पास भी गाड़ी नहीं थी, इसने ऐसा मतलब डेडिकेशन दिखाया, पैदल पैदल क्लासेस आ गई, ये अजय नगर रहती थी और मार्टिन ब्रिज तक आ गई, देखो। अ कंपनी, अब नेक्स्ट यही रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड और कैंसिलेशन से रिलेटेड बात चल रहा है, क्या बोल रहा है अब सुनना। अ कंपनी aggrieved by the order of rejection of application for registration or cancellation of certificate of registration may prefer an appeal within a period of 30 days, ध्यान रखना 30 डेज मार्क कर लेना, पहली बार कोई टाइम लिमिट देखने को मिला है तो इसलिए याद रख लेना इसको, तो from the date on which such order of rejection or cancellation is communicated to it, to the central government, and the decision of the central government where an appeal has been preferred to it, or of the bank where no appeal has been preferred, shall be final। हो क्या भैया बढ़िया बातें करते हैं ना ये लोग। चलो, कुछ 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 हल्का फुल्का समझ में आया तो बता दो, जो कुछ समझ में आया। तो एक बात मुझे जो समझ में आ रही ना, मैं तो बताता हूँ, एक मुझे समझ में आ रही है, वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं। आई एम अग्रीव्ड मतलब मैं कौन, मैं एनबीएफसी, है ना, मैं क्या हो रहा हूँ, आई एम अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन और एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट। तो आई एम अग्रीव्ड बाय दैट ऑर्डर, मतलब आरबीआई जो ऑर्डर दे रहा है ना मेरे को, मैंने क्या करा था, मैंने एक तो एप्लीकेशन लगाया, पहले किसका एप्लीकेशन लगाया, रजिस्ट्रेशन का, कैंसिलेशन का एप्लीकेशन नहीं लगाऊंगा मैं, है ना, मैंने किसका एप्लीकेशन लगाया, रजिस्ट्रेशन का। आरबीआई ने मेरे वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया, मतलब उसने मेरी उस एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया, बोले नहीं 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 तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। पहला ऑर्डर ये आरबीआई की तरफ से। दूसरा क्या, दूसरा है कि आरबीआई ने क्या कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया, किस चीज का ऑर्डर पास कर दिया, कैंसिलेशन सर्टिफिकेट। तो अभी मैं उसके इस ऑर्डर से क्या हूं, अग्रीव्ड हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, समझ रहे, आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, जैसे तुम सब लोग और ये बच्चे जो आज नहीं आए ना, दे ऑल आर अग्रीव्ड बाय माय ऑर्डर्स, जो मैंने कल रात में मैसेज जो किया ना क्लास का, हाँ, यू ऑल आर अग्रीव्ड,
तो वैसे ही यहाँ पे ये कंपनी भी क्या हो रहा है, इट इज अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर्स ऑफ आरबीआई। ऑर्डर किस चीज का, दो चीज का, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का, और पहला चीज किस, एप्लीकेशन तुमने लगाया था रजिस्ट्रेशन के लिए, उसने कैंसिल कर दिया। तो अब क्या कर रहा है कि बोले इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर, तो तुम क्या कर सकते, अपील कर सकते। तुम क्या कर सकते, अपील कर सकते। किसको, ऑब्वियस सी बात है हायर अथॉरिटी को अपील करोगे। तो आरबीआई से हायर अथॉरिटी यहाँ पे किसको बोले आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यू विल मेक एन अपील टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना दिन में, विद इन 30 days, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर बोला, शायद डेट ऑफ ऑर्डर नहीं बोला है, जिस दिन उसको कम्युनिकेशन मिला, कम्युनिकेशन बोला ना, हाँ इट इज कम्युनिकेटेड टू इट। यानी जैसे मैंने ऑर्डर तो आज पास कर दिया, पर मैं इसका जो कम्युनिकेशन है ना, इसका इंटीमेशन इंटीमेशन आप लोग को कल दे रहा हूँ। तो जिस दिन आप लोग को कम्युनिकेशन हो रहा है इस ऑर्डर का, उस दिन से लेकर के 30 days तक, तो 30 days तक का समय, तब ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब तब तुम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते ऑर्डर। अच्छा, तुमने जो अपील किया किसको करा, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस मैटर को लुक आफ्टर करेगा। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि हाँ आरबीआई ने जो ऑर्डर दिया सेम है, तो फिर वो फाइनल रहेगा। या अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डिसीजन देगा दैट विल बी दी फाइनल। आया बात समझ में। जैसे तुम लोग कल अगर गरीब थे मेरे ऑर्डर से, तो यू कैन मेक एन अपील टू अविनाश सर एज वेल, इस सर कल क्लास कैंसिल करा दो विद इन स्पैन ऑफ 30 minutes और 1 hour। पर तुम लोगों ने ऐसा नहीं करा, और उसके बाद कोई रात को 12 बजे 1 बजे सर को अगर मैसेज करता, तो क्या सर उसको एंटरटेन करते, नहीं करते। क्यों, क्योंकि बच्चे तो बेचारे मान के सो चुके हैं ना कि क्लास है। तो विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या करना रहता है, अपील करना रहता है टू दी हायर अथॉरिटी, और वहां से जो डिसीजन आता दैट विल बी दी फाइनल। आया बात समझ में, ऐसा। लास्ट लाइन में क्या लिखा है बता रहा हूँ, तुमको भी पता है मैंने तुमको एक बढ़िया तरीका बताया है, किस चीज का, हाँ ठीक है। अब वो बात अलग है, अब अब्बा मानेंगे नहीं मानेंगे वो बात तो अलग है, पर मैंने तो तरीका बताया तुमको, ठीक है, ऐसा। हाँ अब लास्ट लाइन क्या बोल रही तुम बेटा, कौन से लास्ट, वेयर एन व्हेन अपील हैज बीन, अगर कोई अपील फाइल किया गया, तो सीजी की तरफ से जो ऑर्डर आएगा दैट विल बी द फाइनल। अगर कोई अपील ही फाइनल, अगर कोई अपील ही नहीं किया तुमने, तुम सिर्फ अग्रीव्ड होकर के रह गए, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, बल हम तो सेटिस्फाइड नहीं है, और तुम अपील भी नहीं कर रहे, समझ रहे हो, तो उस केस में जो आरबीआई का डिसीजन था दैट विल बी दी फाइनल। बात समझ में, ऐसा चीज। चलो फिर प्रोवाइडेड दैट बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ अपील, before making any order of rejection of appeal, such company shall be given a reasonable opportunity of being heard। चलो ये लाइन किस के रेफरेंस में है, क्या है मुझे बता दो, बहुत आसान है, मैं कि हाँ तुम लोग को इंटरप्रिटेशन दे दे आ रहा है। चलो, सीजी ने अपील नहीं, सीजी को अपील लगाई गई है, हाँ देंगे। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द सेम ओपिनियन कि आरबीआई जो बात कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, तो वहां पे अगर सीजी भी क्या करने वाला है, आपकी उस अपील को कैंसिल करने वाला है, जाओ रे यार तुम लोग सुबह सुबह जाते हो, पर आरबीआई सीजी भी क्या करेगा, तुमको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा बिफोर कैंसिलिंग दी अपील एज वेल। आया बात समझ में ये चीज। सो दिस वाज द होल प्रोसीजर। पहले था रजिस्ट्रेशन, उसके बाद था कैंसिलेशन, एंड कैंसिलेशन के बाद में प्रोविजो दे रखे थे, है ना, प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइडेड दैट, ध्यान रखोगे। हाँ वो थ्री वाला, हाँ इधर वो बात एप्लीकेबल अब नहीं होगा, इधर सबको देंगे, सारे केसेस में देंगे। हाँ बस, क्यों नहीं, अरे तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है ना, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है एंटरटेन। अरे आरबीआई को नहीं देना था, आरबीआई ने पर्टिकुलर मैटर में नहीं दिया तुमको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, आरबीआई अभी अपना ऑर्डर पास कर चुका है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो तुमको देगा, इधर मनाही क्या कर रहा है, कहाँ लिखा है, हाँ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा बिफोर, बिफोर व्हाट,
द ऑर्डर ऑफ, नहीं कैंसिलिंग द ऑर्डर किस चीज का, कैंसिलिंग व्हाट, अपील, अपील तुम कर रहे, ठीक है, तो मैं अब तुम्हारी अपील कैंसिल नहीं कर रहा डायरेक्टली, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है भाई तुम अपना पक्ष, जो भी तुम्हारा रीजन है वो बता दो, उसके बाद कैंसिल कर रहा हूँ, तुम्हारी अपील एंटरटेन ही नहीं हो रही ना यहाँ पे। अच्छा अपील एंटरटेन हो रही होती वहां पे मैं कुछ फिर अपना ऑर्डर दे रहा होता, वहां की बात अलग होती, अभी तो क्या है तुमने अपील करी, अब मैं कह रहा हूँ ना 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 ना, मैं तुम्हारी अपील नहीं सुनूंगा, ऐसा नहीं है। अपील की लिस्ट अब मैं मानता हूँ मैं मना करूंगा, पर उससे पहले भी तुमको क्या कर दूंगा, एक बार अपॉर्चुनिटी दे दूंगा, बीइंग हर्ड, दैट्स इट, ये बोल रहे हैं, ठीक है। ये पूरा तुम्हारा यहाँ तक था। नाउ नेक्स्ट, अब क्या है, अब सबसे टिपिकल पार्ट, गीताली, अभी तो बेटा सबसे टिपिकल पार्ट आया है, क्योंकि ये है मतलब समझो दीज आर स्टेप, मैंने ऊपर भी बोला था वो स्टेप्स नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ कुछ कुछ चीजें दिया है तुमको, वो ध्यान रखना है, कुछ कंडीशंस था ऊपर जो फॉलो करना था, एलिजिबल बनना था, ये स्टेप्स हैं, मतलब अजीब अजीब से, जैसे कि भाई वहां जाओ, वहां क्लिक करो, वो वेबसाइट पे जाओ, वहां पे ये आएगा, ऐसा कुछ, इनको याद करना पड़ सकता है, ठीक है, इनको याद करना पड़ सकता है। हमको पता है क्या लगता है ना, हमको एग्जाम में लगता है बोले इतना सब कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लिया, एनबीएफसी के बारे में पढ़ लिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ एनबीएफसी पढ़ लिया, इस पे कौन आएगा क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन पता है कहाँ से आता है, यही आया था, यही आता है, यही आएगा, यही आ गया तो अब याद रख लेना है ना, क्या चीज, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन विद आरबीआई। सर एप्लीकेशन कैसे फाइल करते वो तो बता दो, आपने एनबीएफसी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो समझा दिया, वो ऊपर अपन ने पढ़ा था, अब क्या बात कर रहा है, तो वो एप्लीकेशन लगाना कैसे वो तो बताओ, हम सीधे थोड़ा ना मोटा करके आरबीआई के पास जा सकते हैं, तो उसका प्रोसीजर तो देखो, द एप्लीकेंट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन and submit a physical copy of the application along with the necessary documents to the regional office of आरबीआई। सबसे पहले तुमको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन पोर्टल पे, वहां से जो भी फॉर्म वॉर्म होगा उसका एक फिजिकल कॉपी निकलवाओगे, और फिजिकल कॉपी जाकर के क्या कर कहाँ सबमिट कर दोगे, टू द रीजनल ऑफिस ऑफ द आरबीआई। आया बात। दूसरा चीज, the application can be submitted online by accessing RBI secured website, that is cosmos.rbi.org.in। अभी याद रख लेना, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। At this stage, the applicant company will not need to log on to the Cosmos application and hence user IDs are not required। एक्चुअली अभी तुम एप्लीकेशन लगा रहे हो तो तुम्हारे पास अभी यूजर आईडी आया नहीं होगा, जब एप्लीकेशन लगा दोगे बाद में यूजर आईडी आएगा, तब जाके लॉगिन करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है सुन लो, एक तो तुम ऐसा फिजिकल कॉपी सबमिट कर सकते हैं, दूसरा क्या बोला, ऑनलाइन भी तुम क्या कर सकते हो, अपना ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, कैसे सबमिट कर सकते हो, बाय दिस वेबसाइट cosmos.rbi.org.in। ठीक है, अभी तुम एप्लीकेशन लगाते हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा आईडी पासवर्ड तो होगा नहीं, तो वो ये बोल रहा है कि लॉगिन नहीं होगा, क्या लगाना है तुमको, वो ये वेबसाइट पे जाकर के अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। द कंपनी कैन क्लिक ऑन क्लिक, ठीक है, तो जब वहां पे क्लिक लिखा होगा तो उस पे क्लिक कर देना, ठीक है। फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑन द लॉगिन पेज ऑफ द कॉस्मोस एप्लीकेशन, ठीक है। तुम लोग तो आईपी वाले हो, तुमको तो अच्छे से आता होगा सब। अ विंडो शेयरिंग शोइंग, सॉरी शेयरिंग दिख रहा है मेरे को, अ विंडो शोइंग the Excel application form available for download would be displayed. The company can then download suitable application form from the above website, key in the data and upload the application। समझ में आया, तुम क्या करोगे, फिर तुम जब क्लिक करोगे ना तुमको वहाँ पे एक एक्सेल शीट दिखेगी फॉर्म का, फिर तुम वो फॉर्म डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करके उसमें अपना सारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिलअप कर दोगे, फिर उसी फॉर्म को वापस से अपलोड कर दोगे। वाह, ठीक है। तो बता बेटा, है ना, तो क्लिक तो करना पड़ेगा फिर। हाँ, द कंपनी मे नोट to indicate the correct name of the regional office in the field C8 of the annex identification particulars। इसको जबरदस्ती चमक रहा है। In the Excel application form, the company would then get a company application। अब देखो, अब ये चीज, ये C8 इसमें क्या कर सकते हो, सीधा सीधा ध्यान रख सकते हो क्या चीज,
अब जैसे पूरा है ना, तो तुम बस ये बताओगे कि भाई कंपनी को क्या करना है, उधर अपना करेक्ट नेम इंडिकेट करना है, किसका, अपने रीजनल ऑफिस का, इन्फॉर्म C8। एंड फिर क्या बता दोगे कि कंपनी को क्या मिल जाएगा, एक CARN मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज द कंपनी, सॉरी, कंपनी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। और इसी रेफरेंस तुमको अगर आगे जाके रजिस्ट्रेशन मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इस आइडेंटिफिकेशन नंबर को मिलेगा, उस कंपनी को नहीं मिलेगा कि भाई इस आइडेंटिफिकेशन का नंबर था, उसको हम क्या दे रहे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर रहे फॉर द COR एप्लीकेशन फाइल ऑनलाइन। thereafter the company has to submit hard copy of the application form, जो तुमको ऐसा ऑनलाइन दिख रहा होगा, along with the supporting documents to the concerned regional office. The company can then check the status of the application from the above mentioned secure address by keying in the acknowledgement number. तो अपना फिर बाद में जो भी तुमको पर मिला है उसको ऐसा फिल अप कर दोगे, तो यू विल गेट दी योर स्टेटस कि भाई क्या तुम्हारा, क्या अप्रूव हुआ कि रिजेक्ट हो गया या ऑन होल्ड है, जो भी चीज़ है, कॉल फॉर एडिट है, ऐसा कुछ। Certain documents are also required to be filed with the application with RBI for registration. Fine. तो तुमको कौन कौन से तुमको बोल रहे हैं ना इतनी ऐसे, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स, समझ रहे हो, ये रहे वो जो वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको यहाँ पर क्या करने हैं, ऐसा सबमिट करने हैं, अनेक्स करने हैं विद द एप्लीकेशन। क्लियर? चलो एक बार मुझे प्रोसीजर बता दो। सबसे पहले क्या करोगे, हाँ ऑनलाइन, हाँ सबमिट करोगे एप्लीकेशन, उसका एक फिजिकल कॉपी निकलाओगे, उसको जहाँ पर भी, हाँ उसका जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे सबमिट कर दोगे। अगर ऑनलाइन ही एप्लीकेशन को सबमिट करना है तो सर ये cosmos.org.in पे हम जाएंगे, वहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे विदाउट लॉगिंग इन, ठीक है। फिर कुछ तो भी क्लिक आएगा, वहाँ क्लिक करेंगे, फिर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक एक्सेल शीट की फॉर्म में फॉर्म आ जाएगा, उस प्रिंट निकलवाएंगे, उसमें अपना सारा डिटेल्स डालेंगे, देन उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। जब अपलोड कर दोगे तो फिर एक बात ध्यान रखो, अपनी कंपनी का जो तुम्हारा रीजनल ऑफिस रहेगा ना, उसका नाम सही सही भरना है फॉर्म C8 में। और अरे फिर वो था ना, ये तुमको क्या मिल जाएगा, CARN, कंपनी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर फॉर COR, ये तुम्हारे एप्लीकेशन के लिए। फिर तुम अब इसका भी हार्ड कॉपी निकलवा के सबमिट कर दोगे दी कंसर्न ऑफिस ऑफ द रीजनल ऑफिस, और फिर तुम अपना जो है स्टेटस चेक कर सकते हो बाय लॉगिंग इन या उसी रेफरेंस नंबर से। एंड क्योंकि तुमने इतना सारा प्रोसीजर फॉलो करा है, तो तुमको पता होना चाहिए कि जब तुम एप्लीकेशन लगा रहे थे तो तुमको क्या बोला गया, सच अदर डॉक्यूमेंट्स जो नेसेसरी होगा वो भी तुमको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन के साथ में सबमिट करना है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। हाँ बोलो। हम्म। हम्म। किसी को ऑनलाइन ही सबमिट करना है, ये रहा। अ, हाँ। हाँ, क्यों, क्या प्रोसीजर है यूं, मैंने थोड़ा ना बनाया है, जाके जिसने बनाया से पूछ क्यों। हाँ, फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, हाँ। हाँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन फिल करने का ऑप्शन नहीं है, करके देख लेना। तो एक काम कर, cosmos.rbi.org.in पे ऐसा जाकर देख, उधर फॉर्म वॉर्म मिलता है तो बता, निहारिका को भी बता, खुशी को बता, सबको बता। हाँ, चलो डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या सबमिट करना है। Documents required for registration as Type 1 NBFC ND. Requirements to be complied with and documents to be submitted to। डॉक्यूमेंट देना है, ध्यान से सुन लो। इसमें से क्या करना, 4-5 तरह के डॉक्यूमेंट याद कर लो और वो लिखे आना अच्छे से, सिंपल, ठीक है। अरे जैसे इसमें सब पॉइंट दे रखे हैं ना, देवी, 6। हाँ 6 तो हैं बेटा, सही बोल रही तू, क्या नाम है तेरा, हीर, सही बोल रही तू, 6 पॉइंट्स तो हैं बेटा। चलो, पहला चीज, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर तुम क्या हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, तो तुमको अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या करना पड़ेगा, हाँ देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। दूसरा,
certified copies of extract of only the main object clause in the MOA relating to the financial business. कल बताया था ना तुम में से किसी ने कि एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है. ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब कि कंपनी किस ऑब्जेक्ट से यानी किस पर्पस से स्टैब्लिश हो रही है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज. कहाँ दिया होता है ये? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में. तो तुमको उसका अपने जो मेन जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है ना तुम्हारी कंपनी का, दैट इज द फाइनेंशियल बिजनेस, उसका तुमको क्या करना पड़ेगा? एक सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा. ठीक है, दोनों आसान चीजें हैं तो हम याद रख सकते हैं. फिर बोर्ड रेजोल्यूशन भी तुमको सबमिट करना पड़ेगा. बोर्ड रेजोल्यूशन जो तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग में है ना जो डिसीजन लिया था उसको बोर्ड रेजोल्यूशन बोलते हैं. तुम्हें अभी कंपनी लॉ नहीं पढ़ा ना, कोई बात नहीं, इसको बताना पड़ेगा बच्चे को भाई. बोर्ड रेजोल्यूशन समझ, तू किसी कंपनी की डायरेक्टर है, ये किसी कंपनी के डायरेक्टर है, ये किसी कंपनी के डायरेक्टर, मतलब तुम सब एक ही कंपनी के डायरेक्टर हो बेसिकली, किसी किसी के नहीं, एक ही कंपनी के डायरेक्टर. तो 5 जने, तो तुम 5 जनों का क्या है आपस में, क्या बोलेंगे तुम लोग को कलेक्टिवली? क्या बोलेंगे? बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो तुम लोग जब मिलकर के डिसीजन लेते हो ना, जो भी तुम ऐसा कोई ऐसा डिसीजन पास करते हो उस मीटिंग में, उसको अपन क्या बोलते हैं? वाह, बोर्ड रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन, सुनना सुनना, और भी कोई तरह का रेजोल्यूशन होता है. सुनना, कौन कौन दो और कौन कौन से रेजोल्यूशन होते हैं? 2 रेजोल्यूशन और होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन. अब वो कौन सी मीटिंग में लिए जाते हैं पूछ? तेरे को पता नहीं ना तो पूछ ना, हंस क्या रही है? हाँ बताइए, वो कौन सी मीटिंग में ले आते हैं? जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग में क्या सिर्फ डायरेक्टर्स होते हैं? नहीं, उसमें डायरेक्टर्स के साथ दूसरे के कंपनी के मेंबर्स भी होते हैं, शेयर होल्डर्स भी होते हैं. पर ये जो बोर्ड रेजोल्यूशन होता है ना, इसमें केवल और केवल होता है बोर्ड मेंबर्स. ये था. देखो बताना जरूर, देखो गीताली. ठीक है, डन. बोर्ड रेजोल्यूशन स्टेटिंग दैट, अभी तुमको बोर्ड रेजोल्यूशन सबमिट करना पड़ेगा. तो क्या बता रहा होगा? स्टेटिंग दैट व्हाट? The company is not carrying on any NBFC activities, spotted NBFC activity, and will not carry on any commence the same before getting registration from NBFC. क्या बोल रहा है? पहला चीज तुम ये बोलोगे, तुम्हारे बोर्ड जो डायरेक्टर्स है ना वो ऐसा बता रहे हैं आरबीआई को कि जब तक आप हमको ये नहीं देते ना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तब तक हम कोई भी तरह का एनबीएफसी का एक्टिविटी या बिजनेस कैरी ऑन ना तो कर रहे थे और ना करेंगे. ये स्पेसिफाई करते हुए आपको बताना पड़ेगा. दूसरा, the UIB is in the group where the director holds the substantial interest or otherwise has not accepted any public deposit in the past, does not hold any public deposit as on the date, and will not accept the same in the future. बस हम ये बताएंगे. यूआईबी को तो छोड़ो, तुम लोग इस पे ध्यान दो. डायरेक्टर्स विच आर होल्डिंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट. सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब दे आर हैविंग द लाइक मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स विद देमसेल्व्स. ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टर्स इनको बताना पड़ेगा, इनको सबमिट करना पड़ेगा. क्या चीज? बोले हम पास्ट में कोई भी पब्लिक का फंड एक्सेप्ट नहीं किया है और आके फ्यूचर में चल के भी हम लोग पब्लिक का कोई फंड एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक हमको क्या नहीं मिल जाता? रजिस्ट्रेशन. ठीक है, ये चीज का भी तुम ऐसा उनको सबमिट करोगे. फिर तुम ये बताओगे कि भाई हमेशा से हमारी कंपनी ने जो है वो क्या है, फेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है, यानी फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉलो किया है. हमने खुद ने ऑर्गेनाइजेशन फेयर प्रैक्टिस कोड बना रखा है कि भाई तुमको ऐसा 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 चीज़ें क्या करना है, कंप्लाई करना है, एंड वी आर फॉलोइंग दैट. द कंपनी हैज फॉर्मुलेटेड फेयर प्रैक्टिसेस कोड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस. फिर एक काम करो, चलो मैं पढ़ा 5 रहा हूँ, तुम लोग 3 कोई भी याद रख लेना. ठीक है, जो तुमको अच्छा लग रहा है. तो एक तो वही याद रख लेना कि भाई पहले कोई एनबीएफसी एक्टिविटी करी नहीं है ना करेंगे, पहले कोई पैसा एक्सेप्ट करा नहीं है ना करेंगे, और फेयर प्रैक्टिसेस कोड. तीनों बहुत आसान से हैं. ठीक है, बाकी दो और देख लो. The company has not accepted public funds in the past or does not hold any public funds as on the date and will not accept the same in the future. अरे पब्लिक फंड का बात तो पहले ही आ गए थे, वापस क्यों बोल रहा है? तुझे नहीं पता है? क्या बोल रही है? क्या बोला इसने? क्या उस समय ध्यान नहीं था ऐसा? क्या बोला इसने, बता ना. चल मत बता. हाँ भाई, तो फिर क्या ये इसमें और उसमें अंतर क्या? चल तू बता, तेरे को मौका दे रहा मैं. ये तो डिस्को कर रहा ना मेरा.
दिस इज रॉन्ग। हाँ बोलो बेटा। यस, ऊपर डायरेक्टर्स के लिए मना किया था, हु आर होल्डिंग सब्सटेंशियल पार्ट विद देमसेल्व्स। यहाँ पे कंपनी के लिए मना कर रहा है। भाई पहले डायरेक्टर बोल रहा है, बोले मैंने कभी कोई पब्लिक से फंड लिया ही नहीं और ना मैं फ्यूचर में लूंगा। यहाँ पे कंपनी ने कभी कोई फंड एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही फ्यूचर में एक्सेप्ट करेंगे। नहीं क्या पता उस वो खुद अपना ऐसा कुछ तो भी सोसाइटी वोसाइटी चला रहा था, मतलब उसने कर रखा हो खुद से ऐसा अपना पर्सनल कैपेसिटी में, कंपनी के लिए नहीं किया हो। ठीक है, तो वो चीज लिखा है भाई, तुम पढ़ के देख लो कहाँ लिखा है कंपनी के लिए किया है, बता दे चल मुझे। क्या हो गया, ऐसा भयंकर बात बोला इसने? एक सेकंड में जानना चाहूंगा अब तो, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुकना ऑनलाइन वालों। करो करो एसी बंद, ये तो बहुत जरूरी काम था, तो पहले ही कहा था, जब तुमको लगे पहले ही बंद कर लेना। हो गया, चलो नेक्स्ट। The company does not have any customer interface as on date and will not have any customer interface in the future without the approval of RBI। कौन सा customer interface? कि भाई थ्रू विच वो क्या करते हो, अपने कस्टमर से ऐसा कांटेक्ट में रहते हो, यानी उनको किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो कंपनी ऐसा बोल रहा है, ना तो इस डेट से पहले हमारे पास कोई कस्टमर इंटरफेस था और ना आगे होगा, जब तक हम उनको क्या नहीं कर देते। अरे वो तो तेरा दिमाग रख लेना यहाँ पे। कहाँ कहाँ घूम रही है तुझे, कैसे बार बार घूमने जाना है? जाना है तो बता चल जा, तो जाके आ जा, एक काम कर। हाँ, को क्या जबरदस्ती। हाँ चल बता, बता रही भाई बता रही। ना दे, हाँ दे डोंट हैव एनी कस्टमर इंटरफेस विद देमसेल्व्स, ठीक है, और ना फ्यूचर में रखेंगे जब तक के आरबीआई का अप्रूवल नहीं मिल जाता। अप्रूवल किस चीज का? हाँ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता। कस्टमर इंटरफेस मतलब सर ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म या कुछ ऐसा अरेंजमेंट जिस थ्रू ये क्या रहते हो, कस्टमर को अपना सर्विस देते हो। तो ये बता रहे हैं, ये प्रूफ दे रहे हैं कि भाई आज तक हमने कभी एनबीएफसी का बिजनेस चालू नहीं करा, तो उसके प्रूफ में ये लोग बोल रहे हैं ना कभी किसी से पैसा लिया, ना कस्टमर इंटरफेस है, ना हमारे डायरेक्टर ने पैसा लिया। तो ये उस चीज को लेकर के ऐसा बाकी चीजें प्रूफ कर रहे हैं। तो आप जब हमको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दोगे तभी हम एनबीएफसी का बिजनेस करेंगे। तुझे नहीं लगता कि फैन तो ऑन कर देना चाहिए था? कर दे भाई। अरे तो यहाँ तक तो हुआ, ये बोर्ड का रेजोल्यूशन आपको जाएगा ये सभी चीजें स्पेसिफाई करते हुए। इसके बाद क्या बोल रहा है फोर्थ, वैसे पांचों पॉइंट इजी हैं, तुम लोग पांचों पॉइंट इजीली याद रख सकते थे, क्या कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ, कॉपी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट एंड बैंकर सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ नो लीन, सॉरी नंबर नहीं, नो लीन इंडिकेटिंग बैलेंस इन सपोर्ट ऑफ एनओएफ। तो तुमको क्या करना है, अपना फिक्स डिपॉजिट रिसीट का कॉपी, अपने बैंक के सर्टिफिकेट जो ये बता रहे हैं कि देयर इज नो लीन इंडिकेटिंग बैलेंसेस इन सपोर्ट ऑफ एनओएफ। पहले एनओएफ की बात कर ले, व्हाट इज एनओएफ, क्या था? नेट ओन्ड फंड्स। अच्छा, एक बात और रह गई, अपन ने शुरू से लेके शाम तक बात कर ली, एनओएफ को अपन 10 बार पढ़ लिया, 100 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़, 2 करोड़, 25 लाख, कितना कितना। एनओएफ होता क्या है? मैंने बोला नेट ओन फंड्स, तुमने सुना नेट ओन फंड्स, मैंने बोला नेट ओन फंड्स, तुमने सुना नेट ओन फंड्स। होता क्या है एनओएफ? ये जानना चाहा तुम लोगों ने? नहीं जानना चाहा तुम लोगों ने, क्यों नहीं जानना चाहा? तो तुम पूछ सकते थे। इतना सबर कि एनबी कहाँ है, कहाँ है? वो तो पर
ऐसा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बाद में है वो, तो वहां तक का सब्र रखोगे तुम लोग हैं उससे। ठीक है रख, अब तो सब्र ही रख। मैं अब वहां आएगा तो ही बताऊंगा, उससे पहले तो नहीं बताऊंगा। और वो भी सबसे पहले तुमको मौका दिया जाएगा बताने का। तुम ऐसे ही बेटा, मेरी इच्छा है ना, ये मेरा प्रोसीजर है। इस पॉइंट का बात भी अब तभी होगा। चलो इसको कर लो सर्किल। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं भूलूंगा, है ना, मैं नहीं भूलूंगा तुम लोग। सॉरी बेटा, इट इज अगेंस्ट माय प्रिंसिपल्स, उसूलों के बाहर है ये मेरे। अगला चीज तुमको स्टार्टिंग में पूछना चाहिए था। फॉर कंपनीज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, the audited balance sheet and profit and loss account along with the directors and auditors report for the entire period the company is in existence or for last 3 years whichever is less should be submitted। क्या बोल रहे हैं? अगर कोई कंपनी जो नई नई फॉर्म नहीं हुई है, जो बहुत समय से एग्जिस्टेंस में, तो ऐसी कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अपना ऑडिटेड बैलेंस शीट, अपना ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलोंग विद डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। बेटा ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है एक, ठीक है, तुझे कैसे पता? ओ, और डायरेक्टर रिपोर्ट बताया था मेरे को, सीधा सुननी है, अब क्या बता रहे हो? ठीक है बेटा, डन। डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स साथ कुछ भी नहीं बेटा, फीस दे दे, एक काम कर। सो डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट और फॉर द एंटायर पीरियड द कंपनी इज इन, देखो या तो जब से कंपनी एग्जिस्टेंस में तब से लेकर के, या फिर व्हाट कितना, लास्ट 3 years विच एवर इज लेस। मतलब समझो तुम्हारा कंपनी एग्जिस्ट हुआ है, तुम्हारे कंपनी का एग्जिस्ट हुआ 2 साल हुए, तो तुमको कितने सालों का ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा सबमिट करना पड़ेगा? 2 साल का। पर तुम्हारा कंपनी 5 साल से एग्जिस्टेंस में है, तो तुमको कितना करना पड़ेगा? पिछले 3 साल का, ऐसा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? ऐसा चीज, क्या चीज? ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलोंग विथ व्हाट? ऑडिटर्स डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, बैंकर्स रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ applicant company, its group, subsidiary, associate, holding company, related parties, directors of the applicant company having substantial interest in other companies. The banker's report should be about the dealings of these entities with these bankers as a depositing entity or a borrowing entity। आपके एक बैंकर की रिपोर्ट लगेगी, ठीक है, किस चीज पे? आपकी जो कंपनी ना, आपकी कंपनी की जो ग्रुप कंपनी है, आपकी कंपनी को कोई जो सब्सिडरी कंपनी है, कोई एसोसिएट कंपनी है, कोई होल्डिंग कंपनी है, कोई रिलेटेड पार्टी है। तुमने पढ़ा होगा ना आरटीपी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, आरटीपी छोड़ो, बाद में बात करेंगे। रिलेटेड पार्टी है, आपकी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं जिनका दूसरी कंपनी में भी क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो उन सब के रिस्पेक्ट में एक आपके जो बैंक्स है ना, जिनके साथ डीलिंग रहती है, उनकी एक रिपोर्ट इसमें सबमिट होगी। ठीक है, अलोंग विद दी एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलो सुनो, क्या क्या चीज सबमिट हो रहा है। सबसे पहला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। दूसरा, तुम्हारा एमओए का एक सर्टिफाइड कॉपी जाएगा, किसके साथ में? मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज के साथ में। फिर बोर्ड का रेजोल्यूशन स्पेसिफाई करते हुए कि भाई कंपनी ने अब तक कोई भी एनबीएफसी वाला बिजनेस ना किया है, ना फ्यूचर में करेंगे, जब तक क्या नहीं मिल जाता, रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता। कंपनी के डायरेक्टर्स विच आर होल्डिंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, उन्होंने भी कभी पब्लिक से फंड एक्सेप्ट नहीं किया है, ना कंपनी ने खुद ने कभी फंड एक्सेप्ट किया है, वो भी। और एक और चीज था ना, हाँ जी, हाँ, कंपनी ने आरबीआई की गाइडलाइंस क्या, फेयर प्रैक्टिसेस कोड को ऐसा फॉर्म कर रखा है, कंपनी में है हमारे, हम वो फेयर प्रैक्टिसेस कोड को फॉलो भी करते हैं। ठीक है, और कंपनी के पास ना तो पहले कभी पास में कोई कस्टमर इंटरफेस था, ना फ्यूचर में होगा जब तक हमको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल जाता। फिर उसके बाद तुम लगा देना अपना ऑडिटेड बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट फॉर लास्ट 3 years और फॉर अ टाइम पीरियड जब से तुम्हारा कंपनी एग्जिस्टेंस में, तो 3 years या एनी टाइम पीरियड विच एवर इज लेस, और लास्ट में बैंकर रिपोर्ट। तो ये सारा तुमको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा अलोंग विद दी
एप्लीकेशन. सो दिस इज होल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. यहाँ पे जाकर के तुम लोग का एनबीएफसी सेटअप हो गया. बधाई हो. क्या हुआ, तुमको कुछ पूछना बच्चे? अरे क्या हो गया बेटा? अभी एनबीएफसी खत्म हुआ है. अभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, निधि कंपनी, पेमेंट्स बैंक, बहुत सारी चीजें बाकी हैं. ठीक है, मैं तुमको दे रहा हूँ 5 मिनट. 5 मिनट में जितना जिस अपन ने पढ़ा है ना, मतलब ऐसा देख लो, कुछ चीज में ऐसा कुछ डाउटफुल लग रहा है, कुछ चीज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या था, तो एक बार अभी डिस्कस कर लेंगे. नहीं लगता है देन हम कंटिन्यू करते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ. 5 मिनट दे रहा तुम लोग को पूरे. चलो.
अरे नहीं मतलब सबका ही है ना, कल जाना तो पड़ेगा, वो तो जरूरी है। बस सभी का ही है ऑडियो, ऑडियो पे जो भी तुम्हारे इसमें बैच में है। चैप्टर ऑफिस मिल गया? फिर नीलम चली गई चैप्टर ऑफिस? बुक बुक का पूछ लिया उसने? क्या बोला उन्होंने? ओके, चलो ये अच्छा हुआ। अब किधर शिफ्ट हो गया जो चैप्टर ऑफिस? हम्म 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 चलो, उस उधर वाले से अच्छा, ये जगह फिर तो। अबे तुम्हारे अलावा होगा कौन उधर, समझ रहे हो? तुझे बिठाएंगे 3 4 घंटे, तेरे को मस्त ऐसा बातें सुनाएंगे बढ़िया बढ़िया, फिर तेरे को खाना खिलाए घर भेज देंगे। ठीक है, तेरे से पूछना है तू सीएस क्यों कर रही, तू क्या बोलेगी? वाओ ठीक है। वाह, बस बस रो जाएंगे, इतना बोल देगी ना तू, वो लोग रो जाएंगे। बस, हाँ हाँ बस 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 कह रहा हूँ ना, इतना बोल दे तो वो रो जाएंगे इतने में बोले। इतना क्या बोला बेटा? क्या बोला? तो जाता ही कौन है वहां पे अपने अलावा क्योंकि अपने अलावा बच्चे किसके पास है फिर? ये बाकी कुछ होते हैं जो ऐसा छुटपुट छुटपुट जो इधर उधर होते हैं ना, मे भी कहीं बाहर होते हैं या ऑनलाइन ले रहे होते हैं कोई, ऐसा वही होते हैं बस 2 3 4, इसके अलावा और कोई नहीं है। हाँ, आओ चलो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी स्टार्ट करते हैं। कि तुम लोगों ने सब तो पढ़ ही लिया होगा, है ना बेटा? ये तुम क्या कर रही हो, अच्छा नोट्स बना रही हो? हाँ, तो अब मत बनाओ, ठीक है? तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। अच्छा तुमने बेटा लास्ट 2 दिन, वो इससे पहले जो 2 लेक्चर होते उसका बैकअप करा? कोई बात नहीं, घर जाके कर लेना, है ना, तुम्हारे पास बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, चलो, क्या कर रहा होगा ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी? नाम से पता चल रहा है बेटा, फोन रख दो अपना। अरे यार, पर हाँ बेटा जरूरी ना। तुमको क्या लगा ऐसा छोटी सी देर के लिए बुलाया था तुमको? हैं? तुम लोग अपनी नींद त्याग करके, सुख चैन त्याग करके इतना अच्छा अच्छा मौसम में आ रहे हो, तो मैं भी तो आया ना। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, क्या होता होगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी? वाह, परफेक्ट। एक ऐसा एनबीएफसी बोल सकते हैं? एक ऐसा कंपनी क्यों नहीं बोल सकते, फाइनेंस तो कर रहा है ना? क्या लगता है नहीं बोल सकते? फाइनेंस तो कर रहा है ना? चलो इसका जो मतलब ये है ना डिसीजन, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। एक बार थोड़ा पढ़ाता हूँ, तुम बताना। तो फिर बोल क्यों नहीं रही है तू, तूने पढ़ लिया तो? अरे तो फाइन, मैंने बेटा फाइनेंस कर रहा है ना, तो फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है। अरे कोई भी कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहा है तो इट इज एन एनबीएफसी। अरे तुम इंश्योरेंस कंपनी को एनबीएफसी बना रहे हो, तुम इसको नहीं बनाओगे? देखो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इज अ टाइप ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which is primarily which is primarily engaged in the business of providing home loans and other related products other related product मतलब, अरे इट कैन बी लाइक होम लोन नहीं दे करके, अरे घर के ऊपर एक नया कमरा बनवाना है उसके लिए लोन दे देगा, जमीन खरीदने के लिए लोन दे देगा, कुछ भी चीज ऐसा।
Unlike other NBFCs, which are governed under the regulatory framework of RBI, HFCs are regulated by the National Housing Bank. समझ में आया तेरे को क्या बोला है? एनबीएफसी के ऊपर किसका रेगुलेट, पर ये जो ये है ना, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनबीएफ, बट इसके ऊपर आरबीआई का रेगुलेशन नहीं है, इसके ऊपर का नेशनल हाउसिंग बैंक। ये बात तुमको ऑलरेडी पहले बताई भी थी कि अलग अलग एनबीएफ, वैसे जनरली एनबीएफसी के ऊपर किसका रेगुलेशन होता है, आरबीआई का। पर फिर बताया था कुछ जैसे इंश्योरेंस कंपनी है तो उसके ऊपर किसका रेगुलेशन होता है, आईआरडीए का। वैसे ही कुछ अलग अलग जो एनबीएफसी है वहाँ पे अपने को दूसरी अथॉरिटी अदर देन आरबीआई अथॉरिटी उसका भी रेगुलेशन देखने को मिलता है। तो वैसे ही आ गया। फिर collateral securities are accepted against loans advanced by HFCs। वो ऑब्वियस सी बात है, कोलेटरल, अरे हाउस लोन ले रहे हो तो हाउस लोन तो घर गिरवी रख के लिया जाता है ना। अरे घर गिरवी रख के तो ले आता है, जब तक घर की किस्तें पूरी नहीं होती तब तक घर तुम्हारा थोड़ा ना कहलाता, उसके पेपर्स कर रहते हैं, वो बैंक या उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल कंपनी के पास ही तो रहते हैं ऐसा। तो collateral securities are accepted against loans advanced by HFCs which include the property for which loan has been granted। वही बोल रहा है, हाँ वही बोल रहा है। एंड सम अदर कोलेट्रल्स एज वेल। अगर घर की प्रॉपर्टी पूरी नहीं पड़ रही तो कुछ और भी चीज गिरवी रखनी पड़ सकती है। सिंस प्रॉपर्टी सर्व एज द अंडर, तो मत लो होम लोन, मत बनाओ घर कुछ तो। सिंस प्रॉपर्टी सर्व एज द अंडरलाइंग असेट ऑन विच फाइनेंसिंग इज गिवन, मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी ना आपको उसके बेसिस पे लोन मिल रहा है ना, तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, अंडरलाइंग एसेट है ना। फाइनेंस इज बीन गिवन, द अमाउंट ऑफ लोन एडवांस्ड डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द कोलेटरल ऑफर। कितना लोन मिलेगा, कितना लोन मिलेगा, हाँ जितने वैल्यू का तुम्हारा जो कोलेटरल है। एंड व्हाट इज कोलेटरल हियर निहारिका, तेरे एसेस टाइप भी होता है, हाँ कोलेटरल। मैं पूरा इधर कोलेटरल नहीं, किसको कोलेटरल रखा जा रहा है इधर है, हाँ। तो द वैल्यू ऑफ कोलेटरल उस पर डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है, एसेट्स। फिर द वैल्यू ऑफ द कोलेटरल एंश्योर्स दैट द लेंडर इज सिक्योर्ड एंड हैज कवर्ड इटसेल्फ फ्रॉम द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो ये कोलेटरल क्यों रखा जा रहा है, बोले हाँ ठीक है अब सिक्योर हो गया, अब ये लेंडर अगर डिफॉल्ट भी कर गया कोई बात नहीं, इसका घर बेच करके पैसा वसूल कर लेंगे, ठीक है। Hence, correct and realistic valuation of properties or fixed assets becomes necessary at the time of advancement of loan। इसलिए अगर आपको ध्यान हो, कभी आपके, तुमने कभी देखा हो होम लोन लेते हुए या तुम्हारे में से घर में से किसी ने लिया हो, तो एक पहले जो लोन देने वाला बैंक या कंपनी होता है उधर से एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर आता है और वो तुम्हारे घर का वैल्यूएशन लगाता है, जो भी वैल्यूएशन लगाया था उसके बेसिस पे लोन दिया था, ठीक है। Further, loans given by HFCs are usually for a long period of time। अभी होम लोन है, लाखों का लोन होगा तो ऑब्वियस सी बात है इट इज फॉर लॉन्ग टाइम। Though the value of property is less volatile, but there are chances that the same may fluctuate during that loan tenure। Usually, after a loan has been granted, HFCs do regular property valuation to understand how the property value is changing। समझ रहे, समझो। मैंने, हाँ मैंने आज एक घर खरीदा है, घर का वैल्यू आ रहा है 1 करोड़ रुपया, मुझे लोन मिला है 70 लाख, क्योंकि पूरा लोन नहीं मिलता है, 60-70% तक का ही फाइनेंस होता है। 70 लाख को लोन मिला है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कर दिया डिफॉल्ट, मैं 70 लाख लेके भाग गया बेटा, ठीक है। और अब बैंक को क्या था कि कोई बात नहीं है, प्रॉपर्टी बेच करके पैसा कमा लेंगे। 1 साल बाद पता चला वो 1 करोड़ के घर की वैल्यू 10 लाख, 10 लाख तो बहुत ही कम हो जाएगी, 50 लाख रह गई। क्यों, अरे मे भी वो जो प्रॉपर्टी था या वो जो जगह था जितना उसका डेवलपमेंट होता उतना नहीं हुआ, मेरे घर के आगे नाला खुद गया, सुअर डोल रहे हैं वहाँ पे अब। समझ रहे हो, पहले अच्छे अच्छे बच्चे घूमते थे, अब सुअरों के बच्चे घूम रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन गिर गया बेटा। एक सेकेंड,
यूजुअली आफ्टर लोन, तो बेसिकली हाँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी का वैल्यू गिर गया तो बैंक को नुकसान है, तो इसलिए क्या करता रहता है एनबीएफसी, रेगुलर बेसिस पे उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराते रहते हैं, सो दैट अगर कोई चेंजेस करना हो लोन की टर्म्स में या कुछ भी, वो चेंजेस किया जा सके, जिससे ना तो लोन लेने वाली पार्टी को लॉस, कोई तरह का लॉस सफर करना पड़े, और ना ही लोन देने वाली बैंक यानी एनबीएफसी को। ठीक है, there is a need for revaluation at regular intervals so that the lender is assured of little or no deviation in the loan to value ratio, and also that the property is valued at its current fair market value, ताकि वो इंश्योर हो सके कि हाँ यार ठीक है, प्रॉपर्टी को अपन ने सही भाव पे लगाया है, दैट्स इट, इतना सा उसका वो मकसद है। नाउ अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। अब होता कौन है ये, वो ढंग से सुन लो इसके बारे में। इट इज आल्सो अ कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और एनी अर्लियर एनैक्टमेंट व्हिच प्राइमरीली ट्रांजैक्ट्स और हैज as one of its principal objects the transacting of the business of providing finance for housing whether directly or indirectly। क्या बोल रहा है सुनना, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक कंपनी है which is registered under the Companies Act 2013, और मान लो ये एक्ट आने से पहले कोई भी अगर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था या कोई कंपनी था या कुछ भी था, तो क्या कर रहा था, यही हाउसिंग फाइनेंस का काम कर रहा था, तो उसको भी क्या माना जा रहा है यहाँ पे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी माना जा रहा है, ये ऐसा बोल रहा है। फिर इन एडिशन टू इट बीइंग अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड एचएफसी आल्सो रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, तुमको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, जैसे वहां पे तुमको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा था, यहाँ पे तुमको अलग से रजिस्ट्रेशन किसके साथ लेना पड़ेगा, नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ, फॉर कमेंसिंग और कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। The National Housing Bank was set up under the National Housing Bank Act 1987. Housing finance companies are governed by the Act and by circular guidelines, notification, direction issued by the, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को कौन ऐसा रेगुलेट करता है, हाउसिंग फाइनेंस बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक अंडर द एक्ट 1987। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑब्टेनिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्ट्रेशन। अब तुमको रजिस्ट्रेशन मिलेगा कब, किसका, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनने का। तो बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 29A ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, नो हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी shall start to carry out its operation of providing housing loans unless the same had met all the guidelines। जब तक कि ये गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं कर लेते, ये चार गाइडलाइंस फुलफिल नहीं कर लेते, तब तक तुम क्या नहीं कर सकते, हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस कैरी नहीं कर सकते, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 29A ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। ठीक है, क्या कंडीशंस नहीं कर लेते सेटिस्फाई, तो देखो इट मस्ट बी एन एनबीएफसी। The business entity that wants to operate as a housing finance company must acquire registration as a BFC from BI और मतलब पहले तो कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हो, फिर आरबीआई से क्या करो, एनबीएफसी का सर्टिफिकेट लेकर के आओ, उसके लिए वो पूरा प्रोसीजर, और फिर जाकर के एचएफसी से फिर क्या करो, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करो, सॉरी एनएचबी से क्या करो, सर्टिफिकेट ऑफ ऑपरेशन, सर्टिफिकेट अपना ये रजिस्ट्रेशन लेकर के आओ, किससे, एनएचबी से, पहले कंपनीज एक्ट फिर आरबीआई फिर एनएच। ठीक है, चलो नेट ओन फंड्स कितना होना चाहिए, तो शैल बी नोटेड दैट द नेट ओन फंड्स ऑफ अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मस्ट बी एट लीस्ट 20 करोड़, कम से कम 20 करोड़ तो इसका होना ही चाहिए। Therefore, an applicant needs to satisfy the requirement of net worth for obtaining housing finance company registration. Must be registered under the Companies Act, ये तो बात हो ही गया। The said company requires to satisfy the requirements of a private limited company under the provisions of Companies Act. And then housing finance activity as object clause, तुम्हारे memorandum of association उसमें तुमको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा जो प्रिंसिपल बिजनेस क्या रहेगा, हाउसिंग फाइनेंस करना। It is the last but the most important requirement of all that the objectives of this type of company must mention for financing what, housing loans and other commercial complexes। हाउसिंग लोन भी प्रोवाइड करते हो और जो दूसरे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनको बनाने के भी, उनको कंस्ट्रक्ट करने के भी लोन्स प्रोवाइड करते हो। Besides providing finance, the said company must also have the predictions of earning। अच्छा, ये अपार्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग तुम्हारे पास कोई दूसरा तीसरा कुछ भी सोर्स होना चाहिए फॉर अर्निंग्स। ठीक है, ऐसा बोल रहा है।
तो ये तुमको क्या करना पड़ेगा, सारा कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, अपना जो सर्टिफिकेट है वो ऑब्टेन करने के लिए फ्रॉम एनएचबी। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है। एक सेकेंड, ये फिर कहाँ तक जा रहा है ये। अच्छा, चलो कोई नहीं, स्टिल हमारे टाइम तो है हमारे पास, है ना, देखते हैं कितना होगा। The management and the operations of the company must act in good faith and in the interest of the public and other consumers. That means they need to work in the interest of the public. तो ये तो होना ही चाहिए कि भाई जो मैनेजमेंट या जो कंपनी हो वो क्या होना चाहिए सर, इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक में, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। देन द रेगुलेटरी पावर ऑफ द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी was transferred। एक सेकेंड, कैसे होता है? चलो बुलावा। The regulatory power of the housing finance company was transferred from National Housing Bank to the Reserve Bank of India। हो क्या लिखा है ये, क्या लिखा है ये, खुशी क्या लिखा है ये। The regulatory power of the housing finance company was transferred from National Housing Bank to the RBI by the central government with effect August 2019। सारे शुभ काम वैसे भी अगस्त में होते हैं, ठीक है। हाँ, it was further submitted that the RBI would regulate the framework for HFC and determine the extent to which rules can be subjected to HFCs। Until this particular point of time, HFCs were directed to comply with the instructions as the NHB। समझ रहे हो क्या चीज, 9 अगस्त 2019 से जो ये आपका हाउसिंग फाइनेंस जो है का जो रेगुलेशन है वो किसके पास चला गया है, रेगुलेशन, सुपरविजन, कंट्रोल सब किसके पास चला गया है, आरबीआई के पास। पर 2019 तक किसके पास था, एनएचबी के पास। दैट्स इट। तो जो भी गाइडलाइंस बनाएगा, जो भी रूल बनाएगा, रेगुलेशन बनाएगा, कौन बनाएगा। अब इससे क्या फायदा हुआ बताओ, इससे क्या फायदा हुआ, कोई फायदा है भाई। ये देख सो रही है बैठे बैठे, तो क्या कर रही है बेटा, प्रभु का ध्यान, प्रभु का ध्यान कर रही है। हाँ, तो क्या फायदा हुआ बेटा इससे, ये आरबीआई को रेगुलेशन देने से क्या फायदा हुआ, कोई भी, क्या। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तीन तीन कंडीशन के साथ कंप्लाई करना पड़ता था, यस। हाँ, अब वो नेशनल हाउसिंग बैंक से दोबारा रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है ना, आरबीआई पहले भी कर ही रहते क्योंकि हम लोग तो एनबीएफसी थे। तो साथ ही साथ क्या कर लेंगे, वो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन कर देंगे हाउसिंग फाइनेंस आर प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, और काम हो गया, वहीं पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हमको नेशनल हाउसिंग बैंक से वो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग ऐसा एक्ट करो ना जैसे वो नहीं होते, ये छोटे बच्चे जिनका जबरदस्ती बिठा के पढ़ाया जाता है? अच्छा, जबरदस्ती बिठा के पढ़ाया जाता है, वाह, आप अपने मन से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। हैं, नीलम बच्चे, आपने बहुत बुरा करा, आपने रात में ही मन बना लिया आपने आएंगी, बेटा ऐसे नहीं करते, दीज आर बैड मैनर्स। देखो, ऑन 22 October 2020 द आरबीआई इशूड द रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एचएफसीज, और जितना भी एचएफसी चलेगा वो सब इस रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग चलेगा। तो व्हाट इज द रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, दैट वी विल डू टुमारो।
ठीक है, दैट वी विल डू। तो आज का क्लास आप लोग का ने सबको अप किया। हाँ, सो मच। आज का क्लास तक रखते हैं, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।